हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जैसा कि 4th चैप्टर का रिवीजन चल रहा है और रिवीजन में हम प्रश्न देख रहे हैं कि किसी भी टॉपिक से किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा और जो वो प्रश्न आएगा आपको उसका उत्तर कैसे लिखना है। ठीक है, तो उत्तर लिखना हम यहाँ पर सीख रहे हैं और किसी भी एक टॉपिक से आपके कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वो आपका एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पीय प्रश्न में आ सकता है, फिलअप्स रिक्त स्थानों की पूर्ति में आ सकता है, ट्रू फॉल्स यानी सत्य असत्य में आ सकता है, वन वर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस यानी कि जहां पर आपको एक शब्द में आंसर लिखना पड़ता है, शॉर्ट आंसर टाइप में वो क्वेश्चन आ सकता है यानी लघु उत्तरीय प्रश्न जहां 2 से 3 लाइन में आपको आंसर लिखना होता है, या विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछ सकते हैं जिसमें कि बहुत विस्तार से आपको टॉपिक के बारे में समझाना होता है। ठीक है, तो एक ही टॉपिक से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको क्या करना था, आपको टॉपिक को अच्छे से तैयार करना था, तो जो कि हम चैप्टर में पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी क्या चल रहा है, अभी तो रिवीजन चल रहा है, दोबारा से देख रहे हैं चैप्टर में, तो दोबारा से हम प्रश्नों को देख रहे हैं। लास्ट सेशन से हमने इस परमाणु की संरचना, जो कि चौथा चैप्टर है आपका, इसको स्टार्ट किया था और इसमें कुछ प्रश्न हमने देखे थे। एक बार उनको दोबारा से हम देखते हैं और फिर आज के प्रश्नों को शुरू करेंगे। ठीक है, तो हाउ डू यू नो दैट न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम, यानी परमाणु की तुलना में परमाणु का नाभिक जो है वो बहुत छोटा है, ये आपको कैसे पता है या आप ये कैसे जानते हैं? तो चूंकि हमने परमाणु के अलग अलग मॉडल्स पढ़े हैं, तो अलग अलग मॉडलों में हमने एक मॉडल पढ़ा है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। हाउ डू यू नो दैट न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम, परमाणु की तुलना में नाभिक बहुत छोटा कैसे है, ये आप कैसे जानते हैं? तो हम ऐसे तो जानते नहीं है कि घर पे बैठे हुए थे, हमको अचानक से याद आया कि हाँ परमाणु है, कहीं ये कोई पेन है इसमें परमाणु है, उसका परमाणु का जो आकार है उसकी तुलना में उसका नाभिक बहुत छोटा है। लेकिन हमने तो क्या पढ़ा है, हमने साइंस पढ़ा है जिसमें हमने एटॉमिक मॉडल्स पढ़े। वहीं पर हमने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की बात की, जिन्होंने क्या किया था, उन्होंने ली थी एक सोने की पन्नी जो कि लगभग 1000 एटम से मिलकर के बनी हुई थी, और उन्होंने क्या, जिस प्रकार आप एक जाली पे पत्थर फेंकते हैं उसी प्रकार उन्होंने सोने की पन्नी पर क्या किए थे, अल्फा कणों की बमबारी की थी। और उसके बाद वो किस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि यहाँ ज्यादातर परमाणु का भाग खाली है और सेंटर में यानी बीच में एक केंद्र है जिसमें कि धनावेश पाया जाता है। ठीक है, ये उन्होंने बोला था। और फिर हमको वहीं से क्या पता चला कि जो उन्होंने सोने की पन्नी ली थी, जैसे ही उन्होंने उसकी मोटाई बढ़ाई तो जो विचलित हो रहे थे कण, विचलित का मतलब जब आप जाली पर पत्थर मारेंगे तो कुछ पत्थर उससे पार हो जाएंगे, वहीं कुछ पत्थर क्या होंगे, टकरा करके इधर उधर गिर जाएंगे। तो यही वहां सोने की पन्नी में हो रहा था। बाल बाद में सही कर लेना नारायण बगर, आप क्या कर रहे थे, अल्फा पार्टिकल्स डाल रहे थे और अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे थे। ठीक है ना, तो वो डिफ्लेक्शन क्या हो गया, बढ़ गया जब सोने की पन्नी की मोटाई को बढ़ाया गया। ठीक है ना, सोने की पन्नी की मोटाई को बढ़ाने से जब ये डिफ्लेक्शन ज्यादा हो गया तो उन्होंने कहा यानी कि धनावेश की मात्रा बढ़ रही है। और ये बढ़ना कब हो रहा है, जब मोटाई बढ़ा रहे हैं। इस आधार पर वो पहुंचे। उन्होंने यहाँ पर एक कोट भी डाला था कि जिस प्रकार से कई किलोमीटर का एक क्रिकेट का स्टेडियम होता है, क्रिकेट का स्टेडियम कितना बड़ा होता है और कई किलोमीटर रेडियस का यानी कि किलोमीटर में त्रिज्या ले रहे हैं, उतनी त्रिज्या का अगर क्रिकेट का स्टेडियम होगा और उस क्रिकेट के स्टेडियम में क्या कर देंगे, क्रिकेट की ही बॉल रख देंगे। ये क्रिकेट का स्टेडियम है, बहुत किलोमीटर रेडिया है इसकी, और इसके बीच में क्रिकेट की ही बॉल रख देंगे, तो इस पूरे रेडियस की या इस पूरे स्टेडियम के आकार की तुलना में ये गेंद का आकार बहुत कम हो जाएगा। तो ऐसा ही उन्होंने बोला कि परमाणु बहुत बड़ा है लेकिन नाभिक उसकी तुलना में बहुत छोटा है, और इसी छोटी जगह पर आपका क्या है, धनावेशित कण, जो कि क्या है बच्चे, प्रोटॉन है धनावेशित कण। ठीक है, और दूसरा ऋण, आपके क्या होते हैं, ऋणावेशित कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ इस क्षेत्र में कहीं घूम रहे होंगे, ऐसा उन्होंने बोला था। और इसी नाभिक में अनावेशित कण, अनावेशित यानी जिन पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है, जो कि क्या है, न्यूट्रॉन, वो भी इसी नाभिक में है। चूंकि उन पर आवेश नहीं है इसीलिए क्या कहा गया, नाभिक आपका धनावेशित है। ठीक है, धनावेशित और अनावेशित कण मिल करके धनावेशित नाभिक बना रहे हैं। क्लियर? तो ये हमें रदरफोर्ड ने बताया था, ये मैंने आपको लास्ट सेशन में भी समझा दिया था।
देन क्वेश्चन नंबर 2 था राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केनाल रेस। केनाल रेस के बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा था जब हम आपका एनोड वाला एक्सपेरिमेंट, कैथोड वाला एक्सपेरिमेंट, जब हमने कहा प्रोटॉन भी खोजे गए, इलेक्ट्रॉन भी खोजे गए, उनकी बारे में बात हुई थी। तो केनाल रेस आपकी डिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी विचलित हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड में, चुंबकीय क्षेत्र में, और क्या करती है, इनका जो ट्रैवल का डायरेक्शन होता है, यानी कि ये जो चलती हैं ये कैथोड किरणों के विपरीत दिशा में ट्रैवल करती है, यानी चलती है, और दे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ये किससे मिलकर के बनी होती हैं, धनावेशित कणों से मिलकर के बनी हुई होती है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। यानी कि परमाणु क्रमांक सोडियम का कितना होता है, 11 होता है। मैंने क्या बताया, उदासीन अवस्था में परमाणु का क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यानी 11 परमाणु क्रमांक है तो 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। 11 इलेक्ट्रॉन को 2n² के अकॉर्डिंग आप क्या कर देंगे, कक्षाओं में विभाजित कर देंगे। तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो 2 8 1 का आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है सोडियम के लिए, यानी Na के लिए। Na पॉजिटिव क्या बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन दे दिया गया है किसी को। ओके, पॉजिटिव किसी पर कब आता है, धनावेश किसी पर कब दिखता है, जब उसने ऋणावेश में कमी की होगी। ऋणावेश में कमी यानी ऋणावेश का दान किया होगा। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया है, तो 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन का दान करने पर कितने रह गए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 और 8 का हो जाएगा। क्लियर, तो 2 8 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है Na पॉजिटिव के लिए। ओके, देन फोर्थ है आपका फॉस्फोरस एटम इज 285, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 5। एक कोश में 2 है, दूसरी में 8 है, तीसरी में 5 है। गिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ P3 निगेटिव आयन। 3 निगेटिव आयन से क्या समझे बच्चे कि फॉस्फोरस ने 3 और इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिए हैं। पहले उसके पास कितने थे, 2 और 8 10 और 5 15 थे। 15 उसके पास पहले से थे, 3 और आ गए तो कितने हो गए, 18 हो गए, 18। 18 के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार लिखोगे, 2 8 8। क्लियर, तो ये 2 8 8 का आपका क्या आ जाएगा बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा। ओके, और क्वेश्चन क्या देखा था, द एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन आर 13 एंड 17 रिस्पेक्ट, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Al3+ एंड Cl नेगेटिव। तो 13 किसके पास है, एल्यूमिनियम के पास है, 17 किसके पास है, क्लोरीन के पास है। Al3+ का मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, 13 थे तो कितने बचे, 10 बच गए, 3 दे दिए किसी को। क्लोरीन के पास 17 थे, एक और किसी से ले लिया है, तो टोटल कितने हो गए, 18 होंगे। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Al3+ एंड Cl नेगेटिव। तो सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो चूंकि एल्यूमिनियम ने 3 किसी को दे दिए हैं, 13 पहले से थे तो 10 रह गए, अभी 17 इसके पास है क्लोरीन के पास, लेकिन निगेटिव का मतलब क्या है, एक और किसी से ले लिया है, तो 17 और एक कितने हो गए बच्चे, 18 हो गए। ओके, तो इस तरीके से Al3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का हमने क्या देख लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लिए। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरीन एटम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द L शेल। तो ये हमने कल देखा था कि क्लोरीन 17 जिसका परमाणु क्रमांक है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 17 होगी। 17 के लिए आपका विन्यास 2 8 7 का आता है, और इसमें पूछा गया है क्या क्या, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, तो 2 8 7 का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और वहीं पर क्या पूछा गया है, एल वाली शेल यानी दूसरे नंबर की जो शेल होगी उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो कितने होंगे, 8 होंगे। ठीक है ना, ये भी हमने देख लिया था। चलिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, डिफाइन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, which electrons of an atom are involved in the chemical bonding formation with other atom। ठीक है, चलिए नोट करिए प्रश्न, संयोजी इलेक्ट्रॉन की व्याख्या करें। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, विच इलेक्ट्रॉन्स, ओके सर, थैंक यू। डिफाइन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, विच इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम आर इन्वॉल्व इन द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन विद अदर एटम। ठीक है, यानी आपके एक परमाणु के कौन से इलेक्ट्रॉन, ई निगेटिव लिख लेते हैं, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन के लिए ई निगेटिव भी लिख लेते हैं, ई निगेटिव रासायनिक बंध
बनाते हैं, ठीक है, या किसी से रासायनिक बंध बना रहे हैं, दूसरे एटम से बना रहे हैं ना, एक परमाणु दूसरे परमाणु के कौन से इलेक्ट्रॉनों से रासायनिक बंध बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं प्रश्न। चलिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन किन्हें कहा जाता है, कौन से इलेक्ट्रॉन आपके रासायनिक बंध जब बना रहे थे ना, मैंने क्या बताया था आपको कि दो परमाणु हैं और दोनों ही परमाणु क्या कर रहे हैं, दूसरे किसी परमाणु से दोस्ती कर रहे हैं, तो वो दोस्ती कब हो रही है उनकी और किसके बीच में दोस्ती हो रही है वो आपको बतानी है। बताओ संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। अभी तो हमने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा था बच्चे, और आपने ऑफलाइन क्लासेस में भी अच्छे से पढ़ा होगा, आपके एग्जाम भी आने वाले हैं, बहुत जनरल टॉपिक है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका, एक धातु का जो कि क्या होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है, Na। Na की बात हमने की, Na प्रतीक होता है बच्चे किसका, सोडियम का होता है, ठीक है ना। Na कौन सी धातु है, सोडियम है, सोडियम का प्रतीक होता है Na। इसका परमाणु क्रमांक पहले भी आप देख चुके हो कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर यानी परमाणु का क्रमांक कितना है, 11 है। और उदासीन अवस्था में परमाणु का क्रमांक बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। क्या कहा मैंने, उदासीन अवस्था। उदासीन अवस्था कौन सी है, जब इस पे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं दिख रहा है ना, आवेश, ना हमने इस पे धनावेश लगाया ना हमने इस पे कोई ऋणावेश लगाया है, तो ये Na उदासीन अवस्था में है। और उदासीन अवस्था में हमने क्या बोला बच्चे, परमाणु का क्रमांक बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और वैसे परमाणु का क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या होता है, ठीक है। कोई धनावेशित अनावेशित कोई भी कण हो उसके लिए क्या होगा, परमाणु का क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या। लेकिन उदासीन अवस्था में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। मैंने आपको बताया क्यों, उदासीन अवस्था में तभी तो है जब इसमें धनावेश और ऋणावेश दोनों समान मात्रा में है, तो दोनों आप एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो धनावेश ऋणावेश समान मात्रा में आ गया तो उदासीन हो गया है परमाणु। परमाणु के बारे में यही पढ़ा है कि वो कैसा होता है, उदासीन होता है, ओवरऑल न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो ऋणावेश और धनावेश बराबर मात्रा में है, तो यानी कि परमाणु का क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चे, इलेक्ट्रॉन है आपके 11 इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है। तो 2n² से 11 इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार होगा, 11 इलेक्ट्रॉन 2, 8 और लास्ट में बचेगा 1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सोडियम का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखाऊं तो पहली कोश, दूसरी कोश और तीसरी कोश, ठीक है। पहली कोश में आपके 2 इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पर लिखा है हमने, और यहाँ 8 आएंगे आपके, क्लियर, इतना समझ गए। और लास्ट वाली जो आपकी कोश है बच्चे, उसमें क्या आएगा, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान से सुनिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी परमाणु का, किसका, हम परमाणु की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी परमाणु के, ये क्या है बच्चे, ये कोश है, 3 कोशों की बात की हमने, ये K वाली, देन L, देन M, 3 कोश है सोडियम में। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन, कौन से, बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश यानी कि सबसे बाहर वाला जो कोश है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस पर्टिकुलर एटम के लिए यानी इस परमाणु के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। मैंने क्या कहा, परमाणु के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहाँ पर हाथ से ही आप लोग बता देंगे, सोडियम के बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, बताओ, सोडियम के बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, बताओ जल्दी, GGIC बनबसा, हाथ से ही बता दीजिए कितने इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में। यस, वेरी गुड GICC, एक ही इलेक्ट्रॉन तो दिख रहा है, ये मैंने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में भी बताया, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यानी Na में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे सोडियम में। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, जो परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहे जाएंगे। और यही 1 इलेक्ट्रॉन किससे जुड़ने जाएगा, दूसरे एटम से जुड़ने जाएगा, ठीक है। और क्या बनाएगा, रासायनिक बंध बनाएगा। हमने कहा एक परमाणु का कौन सा इलेक्ट्रॉन या कौन से इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध बनाते हैं, तो ये बाह्यतम कोश के यानी सबसे बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जिनको संयोजी कोश कहा जाता है वही बंध बनाने जाते हैं। Na किससे बना रहा था, जब हमने आयनिक कंपाउंड पढ़ा Cl से बना रहा था, यानी क्लोरीन से, NaCl
पढ़ते हैं आप लोग, क्लोरीन में 2, 8, 7 का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, यानी कि 17 होता है परमाणु क्रमांक। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 7, बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। क्या पूरा करना है? अष्टक पूरा करना है, यानी अक्रिय गैसों के समान विन्यास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? हाथ से बताइए। इसके बाह्यतम कोश में 7 है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कि 8 हो जाए? बताइए। 1 इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। ये इसको अष्टक पूरा करना है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? बताइए। इसको बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं सोडियम को, तो इसको कितने चाहिए होंगे? 7 चाहिए हैं, लेकिन 8 बाह्यतम कोश में होने चाहिए, तो ये 7 लेकर क्या करेगा? उससे क्या होगा? प्रोटोनों की संख्या कम है, प्रोटोन तो कितने हैं? 11 ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 18, तो 7 ऋणावेश ज्यादा हो जाएगा, तो इतना कोई परमाणु अपने ऊपर ऋणावेश बियर नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वो फिर क्या करेगा? वो इसको निकाल कर भी तो 8 बना सकता है ना, बताओ। अगर ये नहीं रहेगा तब भी तो बाह्यतम कोश में 8 रहेंगे, बोलो यस और नो। अगर 1 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो बाह्यतम कोश ये वाली हो जाएगी। अगर सोडियम की बाह्यतम कोश नहीं रही जो पहले थी, तो अब भी 8 इलेक्ट्रॉन रहे ना बाह्यतम कोश में, तो यानी सोडियम क्या करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, और किसको देगा? इस बेचारे को देगा जिसको चाहिए, ठीक है ना। क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये Na इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसके अब 8 हो जाएंगे बाह्यतम में, और इसके भी 8 हो जाएंगे, लेकिन इसकी एक शेल खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। ये Na पॉजिटिव का हो गया, पहले किसका था? Na का था, और अब हो गया Na पॉजिटिव जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और Cl नेगेटिव जिसमें कि कितने होंगे आपके? पहली में 2, दूसरी में कितने? 8, और तीसरी में भी कितने? तीसरी में भी आपके 8। तो क्या हो गया? दोनों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, ठीक है ना। तो दोनों ने अपना अष्टक क्या कर लिया है? पूरा कर लिया है। और इस प्रकार से अष्टक बनाने में, या NaCl जो कंपाउंड बन रहा था जिसमें बॉन्डिंग हो रही थी, वहां पर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कौन हुए? ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन हुए, जिनको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की व्याख्या करें कि वो होते क्या हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जा रहा है। यही संयोजी इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से जुड़ करके क्या कर रहे हैं? ये आपस में अपनी संयोजकता को पूर्ण कर रहे हैं और केमिकल बॉन्डिंग बना रहे हैं। रासायनिक बंध है क्या? तुम्हारी और मेरी दोनों की जरूरतें पूरी हो रही हैं। सोडियम की जरूरत भी पूरी हो गई, उसने भी अष्टक प्राप्त कर लिया, क्लोरीन ने भी अष्टक प्राप्त कर लिया, तो दोनों की आवश्यकता पूर्ण हो गई। और आवश्यकता पूर्ण होने के केस में रासायनिक बंध बना, और इस रासायनिक बंध बनने में संयोजी इलेक्ट्रॉन का योगदान था। ठीक है, क्लियर है? बताइए, आ गया समझ में संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? हैंड रेस करिए, समझ आ गया है तो। संयोजी इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं है, किसी भी परमाणु में जो बाहरी कोश के, सबसे बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन है, वही आपके क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्लियर? बोलो GGIC बनबसा और GIC CUC। समझ आ गया बच्चों? नहीं आया समझ? ओके। GGIC बनबसा क्या बताया मैंने? बाह्यतम कोश में, जब हम सोडियम की बात कर रहे थे उसमें बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो यही 1 इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन है सोडियम के लिए। क्लोरीन के पास 7 थे, तो इसकी संयोजकता 7, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7 हो गए, ठीक है। संयोजकता फिर आप आगे पढ़ते हो कि संयोजकता, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन देना है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है, तो संयोजकता कहीं पर दोनों की 1-1 हो जाती है, ठीक है ना। ये आपको समझ आ गया है? बताओ, जल्दी से बताइए। संयोजी इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसके लिए आपको क्या होना चाहिए? उसके लिए आपको परमाणु का क्रमांक याद होना चाहिए। जो मैंने आपको कहा था कि तत्वों के, सबके सारे तत्व आप पीरियोडिक टेबल में जो है उनको एटलीस्ट 40 तक याद कर लीजिए, 40 परमाणु क्रमांक तक, ठीक है। वहां तक उनका एटॉमिक मास यानी परमाणु का द्रव्यमान भी याद कर लीजिए, सिंबल याद कर लीजिए, ठीक है। इससे आपको क्या होगा? परमाणु का क्रमांक निकालने में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने में, परमाणु का द्रव्यमान निकालने में सरलता होगी, आसानी होगी, ठीक है ना। तो आंसर नोट कीजिए। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम और आयन आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ आएगा, ठीक है। परमाणु के
बाह्यतम कोश, बाह्यतम समझते हैं यानी कि सबसे बाहर का जो कोश है, ठीक है। पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है ये, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ओके, इन अ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम टेक पार्ट। क्या हो रहा है, सिर्फ ये संयोजी इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक बंध बनाने में क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, ठीक है। GIC CUC नोट नहीं कर रहे हैं आप? जब आपको ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ आएंगे तभी तो आप केमिकल फॉर्मूले बनाएंगे फिर किसी भी कंपाउंड के। रासायनिक सूत्र है आपके उसमें कि रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं, तो जब संयोजकता आपको पता होगी, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स पता होंगे, तभी आप क्या करेंगे, केमिकल फॉर्मूले यानी रासायनिक सूत्र बना पाएंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 8, Why do helium, neon and argon have a zero valency? चलिए बताइए। हीलियम, नियॉन व, जल्दी से बताओ कौन आंसर करेगा, आर्गन की संयोजकता शून्य क्यों है? हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़े थे अक्रिय गैस। GIC बन बसा, माइक ऑन करिए, माइक नहीं चल रहा है, ठीक है। तो हीलियम, नियॉन और आर्गन जो है कि संयोजकता शून्य क्यों है, तो शून्य इसलिए है क्योंकि इनके जो आउटर मोस्ट में, अच्छा हमें जरूरत नहीं है किसी चीज की तो ज्यादा हम किसी से दोस्ती नहीं करते। अगर मेरे पास पेन भी है, पेंसिल भी है, रबर, शॉर्पनर, नोटबुक, बुक सब कुछ है तो मैं ज्यादा किसी से फ्रेंडशिप नहीं करूंगी। लेकिन अगर जहां मेरे पास पेन नहीं है तो मैं दूसरे से बहुत अच्छे से बात करूंगी कि हाँ मेरे को पेन चाहिए तुमसे, तुम मुझे पेन दे दो अपना, तो मैं क्या कर रही हूँ, दोस्ती बना रही हूँ, ठीक है ना। वैसे ही ये एटम भी क्या करते हैं, दोस्ती बनाते हैं जब इनको जरूरत किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की। और कितने अष्टक पूरा करना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। और वो अष्टक क्या है, या तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, हीलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्या चाहिए होता है, विन्यास, यानी बाह्यतम कोश में जिसके भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे या अक्रिय गैसों के समान विन्यास होगा, बाह्यतम कोश में जिसके भी 8 इलेक्ट्रॉन है यानी कि पूर्ण भरा हुआ है, ठीक है ना। तो उसको किसी से भी दोस्ती करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्ती का मतलब क्या है, केमिस्ट्री में दोस्ती का मतलब है अभिक्रिया करना, ठीक है, किसी से जुड़ना। तो जुड़ने की आवश्यकता है ही नहीं क्योंकि उसके पास क्या है, अपने अष्टक पूरे हैं। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन के पास ये अष्टक पूरा होता है, उनकी बाह्यतम कोश में और इलेक्ट्रॉनों की जरूरत नहीं होती है उनको, तो वो क्या करते हैं, शून्य संयोजकता दिखाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हीलियम, नियॉन और आर्गन की बात हुई है, तो इनमें बाह्यतम कोश क्या होते हैं बच्चे, पूर्ण भरे हुए होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, शून्य संयोजकता दिखाते हैं, ठीक है। जैसे हमने सोडियम का बोला था, बार बार यही आ रहा है, 281 है, तो इसकी संयोजकता कितनी, 1, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा। क्लोरीन का कितना होता है, 287 होता है, इसको भी कितना चाहिए, 1 ही चाहिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसकी संयोजकता भी 1 ही हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कम कितने हैं, 8 से कम कितने, 8 से कम 1 ही है, या अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने चाहिए, 1 चाहिए, तो 1 संयोजकता है। इसको अष्टक पूर्ण करके लिए 1 देना है, तो इसकी संयोजकता भी 1 ही है। तो इस प्रकार से 8 के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, या हीलियम और हाइड्रोजन को जब कंपेयर करते हैं तो 2 का रिस्पेक्ट लेते हैं, क्यों, क्योंकि हीलियम बेचारे के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन तो हैं,
ठीक है ना। तो पहली K वाली कोश में तो आ ही दो सकते हैं। जब हमने K के लिए 2n² की वैल्यू निकाली थी लास्ट सेशन में, तो हमने क्या बोला कि K वाली शेल में, यानी नाभिक के पहले जो शेल आती है नाभिक के बगल वाली, इसमें तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं ना, 2 से तो ज्यादा रह भी नहीं सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं वहां पर, तो उसको और इलेक्ट्रॉन रखने की लिए आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए संयोजकता कितनी है, 0। नियॉन और आर्गन के केस में भी ये अष्टक प्राप्त हो रहा है, यानी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए उसकी संयोजकता क्या है बच्चे, 0 है उसकी संयोजकता। ठीक है ना। चलिए नोट करेंगे। Helium has 2 electrons in its energy shell, while argon and neon have 8 electron in their valence shell. Valence shell का मतलब क्या है बच्चे, वैलेंस शेल से मतलब है आपकी जो बाह्यतम शेल होगी उसकी, नहीं सबसे बाहर वाली कोश होगी। ठीक है ना। वैलेंस शेल क्या है, बाह्यतम कोश। यहाँ पर लिख लेना, संयोजी कोश का मतलब क्या होता है, संयोजी कोश कहा जाता है सबसे बाहरी कोश को। ठीक है, सबसे बाहरी कोश, जिसके इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, दूसरे से दोस्ती करने जा रहे हैं। ओके। Helium has 2 electrons in its energy shell, while argon and neon have 8 electrons in their valence shell. As these have maximum number of electrons in their valence shells, they do not have any tendency to combine with other elements, hence they have a valency equal to 0. मैंने क्या कहा, मैं दोस्ती कब करूंगी, जब मुझे किसी चीज की आवश्यकता होगी। ये क्या कह रहे हैं कि हीलियम, नियॉन और आर्गन को इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बाह्यतम कोश में रह सकते हैं वो कितने हैं, 8 हैं। और आर्गन और नियॉन के केस में वो अष्टक पूरा है, हीलियम में चूंकि 2 ही है और 2 ही उस शेल में आ सकते हैं तो उसका भी पूरा है, तो उनको आवश्यकता ही नहीं है किसी दूसरे एलिमेंट या दूसरे तत्व से जुड़ने की, अतः उनकी संयोजकता क्या है, 0 है। चूंकि मैं किसी से भी ना वस्तु कोई ले रही हूं ना किसी को वस्तु दे रही हूं, तो मेरी संयोजकता, संयोजकता यानी संयोजन की क्षमता, संयोजन की क्षमता क्या होती है, किसी से जुड़ने की क्षमता, तो मेरी जुड़ने की क्षमता यहाँ पर 0 है। और मैं में क्या क्या आ रहा है, आपका हीलियम आ रहा है, आपका आर्गन आ रहा है, और भी अक्रिय गैसें आ रही हैं जिनका की अष्टक क्या होता है, पूर्ण होता है। तो बताइए समझ आ गया आपको। तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि आर्गन व नियॉन के संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चूंकि इनका अष्टक से क्या समझे, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है, अतः ये अन्य तत्वों से संयोग नहीं करते, अतः इनकी संयोजकता, या इसलिए आप लिखेंगे, ठीक है, इसलिए इनकी संयोजकता 0 होती है। ओके, चलिए नोट करिए। तो सभी को क्या करना होता है, जितने भी पीरियोडिक टेबल में आप एलिमेंट्स पढ़ रहे होते हैं, संयोजकता पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में पूर्ण करने होते हैं। यही Na कर रहा था, यही Cl कर रहा था, यही हाइड्रोजन करेगा, यही बाकी सारे तत्व भी करेंगे। ठीक है, अच्छा, वेरी गुड। तो इस प्रकार के प्रश्न, ये प्रश्न आपके सिर्फ 9th क्लास तक नहीं है, ठीक है ना, ये आपके आएगा सारा 11th क्लास में जब जाओगे, समझ रहे हो, तो सारा वहां बॉन्डिंग पढ़ोगे फिर अच्छे से, फिर सब कुछ आने वाला है। तो बहुत डीप हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो आपको ये सब समझना है। हीलियम एटम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स
वैलेंस शेल बट इट्स वैलेंसी इज नॉट टू एक्सप्लेन। क्या कहा गया? वही प्रश्न आ गया कि हीलियम में बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसकी संयोजकता 2 नहीं है। संयोजकता तो कितनी है बताओ? अभी मैंने बताई थी हीलियम की संयोजकता कितनी है, जल्दी बताओ। इससे पहले वाला प्रश्न बताया था, हीलियम की संयोजकता कितनी है? 0 है, 0। ठीक है ना? तो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके शेल में, लेकिन वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी वैलेंसी 2 नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ही वही है और वो किसी से अभिक्रिया भी नहीं करता है, इस वजह से उसकी वैलेंसी क्या है? 0 है। और के वाली शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। Helium atom has 2 electrons in its valence shell and its duplet is complete, hence the valency is 0। यहाँ पर क्या नहीं है? यहाँ पर अष्टक नहीं है, यहाँ पर ऑक्टेट की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है? डुप्लेट की बात हो रही है। ठीक है, तो वो उसका पूर्ण होता है। के में चूंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं तो 2 उसके पास हैं। चलिए नोट करिए, हीलियम परमाणु के संयोजी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन इसकी संयोजकता 2 नहीं है। क्यों? हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तथा वह डुप्लेट बनाता है, जहां आप क्या बोलोगे? के में या के कोश में लिख लेंगे, यहाँ पे के कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अतः इसलिए लिखेंगे, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या है बच्चे? 0। इसकी संयोजकता 2 नहीं है। ओके, फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ द एटम रिप्रेजेंट बाय द फिगर ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी में संयोजकता बताइए। ये होमवर्क में है आपका क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे। ए और बी आपको 2 इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दी गई है और आपको बताना है कि इसकी वैलेंसी कितनी होगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, आज के सेशन में हमने चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर्स किए हैं और इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से रिवाइज करना है, तैयार करना है। कोई प्रश्न होगा, डाउट होगा आपका कोई, तो आप आने वाले सेशन में पूछ लेंगे। तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।